नमस्कार साथियों, वेलकम, सुस्वागतम। सपने होंगे सच, मंजिल की ओर बढ़ते कदम। राजस्थान बीएसटीसी पीटीईटी एक्सप्रेस शिक्षण अभिरुचि मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हो गया हूं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही बेस्ट क्लास है वो समय समय पर मिलती रहेगी। तो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 1000 प्रश्नमाला की ये जो श्रृंखला है वो शुरू होने जा रही है। तो बिल्कुल पेशेंस बना के अच्छे से समझ के और शिक्षण अभिरुचि में 150 में से 150 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। शिक्षण अभिरुचि का क्या पार्ट रहेगा, किस तरह से आपको नंबर मिलने वाले हैं, कितने सवाल आएंगे, सारी बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करने के साथ क्लास को शुरू करते हैं। बीएसटीसी 2022 के अंदर आपके जो शिक्षण अभिक्षमता है उसके 50 सवाल आएंगे और इतने ही पीटीईटी में भी आने वाले हैं। तो ये सवाल, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का यानी 150 नंबर के सवाल रहेंगे और इसमें भी मार्किंग है वो 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 0 नंबर के हिसाब से होगी। यानी आप बेस्ट सवाल का आंसर सुनते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, उससे थोड़ा कम तो 2 नंबर, उससे थोड़ा कम तो 1 नंबर और पूरी तरह से नेगेटिव चुनते हैं तो आपको 0 नंबर मिलते हैं। तो किस तरह के सवाल आते हैं और आपको उसको कैसे हल करना, ये पूरी बात मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए। यानी अध्यापक यदि फ्री बैठा है तो उसको क्या करना चाहिए, ट्यूशन कराकर उस खाली समय का उपयोग करना है, या ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़कर, या मंद बुद्धि विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर, या कुछ और कार्य करके। यदि अध्यापक बैठा हुआ है क्लासरूम के अंदर और वो फ्री बैठा है, यानी उसकी पढ़ाई क्लास पूरी हो चुकी है या माना कि उसका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा भाई, मंद बुद्धि विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा उसको पढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, मंद बुद्धि विद्यार्थियों को कक्षा समय के अतिरिक्त पढ़ाना चाहिए। ये आपको 3 नंबर दिलाने वाला है। 2 नंबर क्या है भाई, उसको ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़नी चाहिए, ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। कुछ और कार्य करना चाहिए, ये आपको 1 नंबर दिलाएगा। ट्यूशन कराना बिल्कुल ही गलत है, ये फीस दे करके पढ़ाना गलत है स्कूल टाइम के अंदर अध्यापक को, तो इसका नेगेटिव है, बिल्कुल कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको सवालों को हल करना है। तो 3 नंबर वाला सवाल ही अपने को चुनना है और वो है मंद बुद्धि विद्यार्थियों को कक्षा समय के अतिरिक्त पढ़ाना। इस तरह से आप बेस्ट सवाल का आंसर चुन सकते हैं। चलिए, सी आपका सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए। यानी बढ़िया पुस्तक है उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए। पाठ्यक्रम पर आधारित हो, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से हो, अध्यापक को पढ़ाने के तरीके बताए, या देखने में आकर्षक हो। ये पुस्तक कैसी होनी चाहिए जिसको अपन अच्छी पाठ्य पुस्तक कह सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या है भाई, 3 नंबर वाला, विषय वस्तु का आयोजन ठीक प्रकार से होना चाहिए। उसके अंदर क्या विषय वस्तु डाली गई है वो अच्छी होनी चाहिए, ये 3 नंबर दिलाएगी। 2 नंबर आपको दिलाएगा पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। 1 नंबर आपको दिलाएगा अध्यापक को पढ़ाने के अच्छे तरीके बताए और देखने में अच्छी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपको 0 नंबर दिलाने वाला है। तो इस तरह से सवाल का आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आप अपनी कक्षा के छात्रों का परीक्षा फल श्रेष्ठ करने हेतु क्या करेंगे। आपको अपने बच्चों का परीक्षा का परिणाम बेहतर लाना है, आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है, छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे, या छात्रों को पासबुक पढ़ने कहेंगे, या छात्रों के अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर अधिक मेहनत करेंगे, या परीक्षा में नकल करा देंगे। तो सबसे बेस्ट वाला आपको आंसर चुनना है भाई। जल्दी से कमेंट्स, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल सबसे बढ़िया है, छात्रों को अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर और अधिक मेहनत करवाएंगे, ये आपको 3 नंबर दिलाने वाला आंसर है। 1 नंबर आपको मिलेगा, छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न बता देंगे, मोस्ट सवाल बता देंगे कि भाई ये सवाल आप याद कर लो, इसमें से आपके परीक्षा में आने की संभावनाएं ज़्यादा है, तो उसके परीक्षा में बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। छात्रों को पासबुक पढ़ने को कहेंगे, ये भी ठीक है, 1 नंबर आपका इसको भी मिल जाएगा। लेकिन नकल कराना बिल्कुल ही गलत है, 0 नंबर आपका इसका मिलेगा। तो इस तरह से आपके नंबर है वो शिक्षण अभिक्षमता में मिलने वाले हैं। आगे है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी
दृश्य सर्वे सामग्री है। ऐसे सवाल के अंदर भी 3, 2, 1 मिलते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट का 3 मिलता है। दृश्य और सर्वे दोनों पूछा है, क्या आएगा भाई? टेलीविजन, टीवी ऐसी है जो देखने में भी और सुनने में भी, यानी दृश्य सर्वे दोनों में काम आती है। दृश्य सर्वे का मतलब होता है देखना और सुनना दोनों काम एक साथ हो। इसका आपको 3 नंबर मिलने वाला है। अब OH भी है, ये भी केवल दिखाई देता है चलचित्र की तरह, इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ब्लैक बोर्ड है, ये भी दिखाई देता है, ये भी सीखने में ठीक है, और रेडियो भी सीखने में ठीक है। तो इन दोनों में से आपको एक एक नंबर भी मिल सकता है। कई सवाल क्या होते हैं शिक्षण अभिक्षमता के अंदर, 0 वाले नहीं होकर के 1-1 वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सवाल उत्तर भी आते हैं। तो ये C आपका 3 नंबर दिलाने वाला आंसर था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम कहलाते हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम क्या कहलाते हैं? हस्तकला केंद्रित, अनुभव आधारित, गतिविधि आधारित या बाल केंद्रित। देखिए भाई, आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और आपको यदि क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, क्या है भाई विद्यार्थियों की आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम क्या कहलाता है? तो सबसे सही जवाब आपका क्या होगा भाई? सबसे सही जवाब होगा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा? बच्चों पर आधारित 3 नंबर दिलाएगा। गतिविधि आधारित हो तो भी 2 नंबर दिला सकता है। अनुभव आधारित और हस्तकला आधारित, ये आपके 1-1 नंबर दिलाने वाले सवाल है। हो सकता है अनुभव आधारित को 1 नंबर मिले, हस्तकला वाले को नहीं भी मिले, लेकिन अपने को क्या चुनना है भाई? बेस्ट चुनना है। तो बेस्ट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, 3 नंबर आपको दिलाने वाला है। 150 में से 150 नंबर यदि आप शिक्षण अभिक्षमता की सारी क्लासें 1000 सवाल में जो लाने वाला हूँ वो देख लेंगे तो 150 में से 150 नंबर आपको मिल जाएंगे। 101%। एक सफल अध्यापक का मापदंड नहीं है। क्या है भाई? नहीं है, ध्यान रखना है वाला काट देना है, नहीं वाला सही आंसर देना है। ठीक है भाई, तो क्या है? सहभागिता, कठोर अनुशासन, चयनित कुछ छात्रों से अंतःक्रिया या मनोरंजनात्मक। तो क्या पूछा है? कौन सा अध्यापक का मापदंड नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या होगा भाई? नहीं है। मनोरंजन करना शिक्षक का उद्देश्य नहीं है, टाइम पास नहीं करना, ये 3 नंबर आपको दिलाएगा। उसके बाद इसने कहा है चयनित कुछ छात्रों से अंतःक्रिया, कुछ अच्छे बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है अध्यापक, तो ये भी गलत है। 2 नंबर इसके मिलेंगे, क्योंकि अपने को सभी को एक साथ लेकर के चलना है। उसके बाद कठोर अनुशासन है, ये भी थोड़ा बहुत 1 नंबर दिलाने वाला सवाल है, और नहीं है इसलिए सहभागिता तो जरूरी है, इसलिए ये 0 नंबर दिलाएगा, क्योंकि नहीं पूछ लिया। यदि है पूछते तो 3 नंबर कौन दिलाता? सहभागिता दिलाती, ध्यान रखना। ठीक है, ये उल्टा हो जाता क्रम इसका यदि है पूछते तो। ठीक है, इस तरह से आपका सही जवाब है वो D हो जाएगा, 3 नंबर वाला आंसर। अगला है शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, आप इसका दोषी किसको मानते हैं? शिक्षा है वो धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है, आप इसका दोषी किसको मान रहे हैं कि ये शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है भाई? आपको बताना है। तो देखिए, छात्रों को, अभिभावकों को, पाठ्य पुस्तकों को या संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ही खराब है, इसलिए प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो आपका 3 नंबर वाला आंसर है वो क्या है भाई? D है। 3 नंबर आपको कौन दिलाएगा? संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है वह घटिया हो गई है, इसलिए शिक्षा का स्तर गिर रहा है। ये आपके बिल्कुल इसका दोष है, सबसे ज़्यादा इसको जाता है 3 नंबर। पाठ्य पुस्तकों को भी थोड़ा बहुत दोष जाता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के अंदर भी बच्चों के सीखने लायक सामग्री नहीं छपती, तो ये 2 नंबर आपको दिलाएगा। 1 नंबर अभिभावकों की गलती है। किसकी है भाई? अभिभावक, माता पिता की गलती है। वो भी बच्चों को मोबाइल दे देते हैं काम के बहाने से, कहते हैं भाई आप मोबाइल देख लो तब तक हम कोई काम निपटा लेते हैं, इस तरह से। और स्कूल भी समय पर नहीं भेजते या उनको पाठ्य पुस्तकें नहीं दिलाते हैं, अन्य वजह है। अभिभावक भी इसके दोषी है, छात्र बिल्कुल ही दोषी नहीं है, क्योंकि बच्चे तो अबोध होते हैं, उनको पता नहीं होता है क्या फायदा है क्या नुकसान है। तो आपका सबसे बेस्ट सवाल 3 नंबर है वो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था इसकी दोषी है, इसमें आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना क्या कहलाता है? विषय को याद रखना, साक्षरता, व्यवहार में परिवर्तन या ज्ञान प्राप्त करना। मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना क्या कहलाएगा भाई? व्यवहार में परिवर्तन होगा। मनोवैज्ञानिक रूप से सीखेंगे तो 3 नंबर आपको इस सवाल में मिलने वाले हैं। ज्ञान प्राप्त करना भी बढ़िया है, 2 नंबर। विषय को याद रखना भी ठीक है, 1 नंबर। साक्षरता मनोवैज्ञानिक रूप से सीखना नहीं है, साक्षर का मतलब तो है सिर्फ अपना नाम लिखना सीख लेना। तो इस तरह से आपको 3 नंबर है वो व्यवहार में परिवर्तन यदि आपके आता है तो आप मनोवैज्ञानिक रूप से सीखें। C आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला है शिक्षण व्यवसाय के लिए तैयारी का प्रथम प्रवेश द्वार क्या है? आपको पता होगा शिक्षण व्यवसाय यानी यदि आपको अध्यापक बनना है, पढ़ाने वाला बनना है, तो सबसे पहला सोपान क्या है? अपेक्षित रुचि और इच्छा का होना
वेतन और अन्य सुविधाओं पर विचार, सामाजिक सुयश की अभिलाषा या सरल रोजगार की प्राप्ति। आप में से अधिकतर साथी ये क्लास इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप अध्यापक बनना चाहते हैं। इसने पूछा है अध्यापक बनने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तो आप सबको पता है कि आप है वो यदि इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो ही शिक्षक बनना चाहेंगे, क्योंकि आपको पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। तो ये आपका बिल्कुल ही सही जवाब है, ये आपको 3 नंबर दिलाता है। वेतन और अन्य सुविधाएं ठीक है, शिक्षक को अच्छी पैसे मिल जाते हैं इसलिए भी शिक्षक बनना कई लोग चाहते हैं, तो ये भी ठीक है, 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा। और सामाजिक सुयश भी है क्योंकि शिक्षक को अच्छी दृष्टि से देखा जाता है समाज में शिक्षक का मान सम्मान होता है, तो इस दृष्टि से भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। सरल रोजगार की प्राप्ति है कि मास्टर हो रही बन जिया, तो बिल्कुल ही गलत आंसर है। और ऐसी सोच के साथ यदि आप शिक्षक बन भी जाते हैं कोई पेपर चुरा करके या कोई कैसे भी, तो वो आगे जा करके भविष्य के अंदर बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और खुद के बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, और ऐसे लोग कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको 3 नंबर है वो अपेक्षित रुचि और इच्छा का होना से मिलने वाले हैं। तो आपके यदि इंटरेस्ट है तो ये आप शिक्षा के क्षेत्र में आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में किस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए? विद्यालय के अंदर कौन सा कार्यक्रम है वो सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो चलिए, छात्र सुविधा व्यवस्था की, या दोपहर के भोजन की, या प्रार्थना का आयोजन, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यानी पढ़ाने के साथ साथ जो अन्य क्रियाएं चलती है, जैसे वाद विवाद करना सिखाना, शनिवार को अंत्याक्षरी करवाना, खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लड़वाना, ठीक है, और जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो पढ़ने के लिए देना, लाइब्रेरी का उपयोग करना सिखाना, साफ सफाई, स्कूल की व्यवस्था में ध्यान रखना, ये सभी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आती है। तो 3 नंबर इसके मिलेंगे आपको, किसके? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। विद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता ये होती है। उसके अलावा प्रार्थना का आयोजन, बढ़िया प्रार्थना हो, यदि आधे पौन घंटे की अच्छे से प्रार्थना हो तो बच्चों का मन है वो भी पढ़ाई में लगता है और उसका माहौल पढ़ाई का अच्छा बन जाता है, ये आपको दिलाएगा 2 नंबर। और उसके बाद छात्र सुविधा भी होनी चाहिए, छात्रों के पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने के लिए छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, ये 1 नंबर आपको दिलाएगा। दोपहर का भोजन है वो ठीक है यदि मिलता है तो, लेकिन ये पढ़ाई के हिसाब से इसको प्राथमिकता नहीं है। तो इस तरह से आपको ये नंबर मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्त्री शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है? महिलाओं को शिक्षा मिलने से क्या फायदा होगा? देखो, सबसे पहला आया हुआ स्त्रियों द्वारा नौकरी करना, दूसरा क्या आया भाई? स्त्रियों द्वारा लिखना पढ़ना सीखना, या परिवार में शिक्षा का प्रचार, या विद्यालय में बालिकाओं की संख्या बढ़ना। स्त्री शिक्षा से क्या लाभ है प्रमुख रूप से? तो सबसे ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे परिवार में शिक्षा का प्रचार होगा, 3 नंबर इसके मिलने वाले हैं। स्त्रियों द्वारा लिखना पढ़ना सीख जाएगी, 2 नंबर इसके मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 नंबर आपको स्त्रियों द्वारा नौकरी करने से भी परिवार को लाभ हो जाता है, ये है। विद्यालय में बालिकाओं की संख्या का बढ़ना, ये ठीक है, लेकिन इसके नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए, सही आंसर था आपका सी। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में संप्रेषण का लक्ष्य क्या है? कक्षा में संप्रेषण कैसे होता है? सबसे पहला लक्ष्य आपका क्या है? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है भाई? सीखना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला लक्ष्य अधिगम है, 3 नंबर आपको इसके मिलेंगे, ठीक है ना भाई। उसके बाद अंतःक्रिया का मतलब होता है शिक्षक और बच्चों के बीच में आपस में सवाल जवाब होना, 2 नंबर आपको इसके मिलेंगे। विचारों का आदान प्रदान, ये भी ठीक है, 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। उपयुक्त सभी वैसे सही है, तो हो सकता है 1 नंबर आपका इसको भी मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप ये जो शिक्षण अभिक्षमता देखते रहे हैं, इसके एक एक टॉपिक को मैं अच्छे से जो लाइव क्लास हैं उसको लेकर के उसके अंदर समझाने वाला हूं, तो आप बिल्कुल अनिल क्लासेज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी आमंत्रित कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। शिक्षण अभिक्षमता में आप गारंटी है 150 में से 145 तो लेकर के ही आएंगे। 145 प्लस, कितने? 145 प्लस आपको करने हैं। तो बिल्कुल आप अनिल क्लासेस से आज ही जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सफल शिक्षक की पहचान क्या है? सफल शिक्षक किसको मानते हैं आप? समस्याओं के प्रति छात्रों की सकारात्मक क्रिया करवाए, परीक्षा में छात्रों का सफल होना, छात्रों में अधिक सीखने की भावना, या अच्छे रोजगार की प्राप्ति। कौन सा शिक्षक आप अच्छा मानते हैं? तो सही जवाब आपका होगा छात्रों के अंदर अधिक सीखने की भावना विकसित हो
तो वो अध्यापक सबसे बेस्ट माना जाएगा। उसके बाद समस्याओं के प्रति छात्रों में सकारात्मक क्रिया हो, छात्र समस्याओं को हल खोजने का प्रयास करे, तो इसके 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। और 1 नंबर अच्छे रोजगार की प्राप्ति हो जाए शिक्षा के माध्यम से, ये ठीक है। परीक्षा में छात्रों का सफल होना भी बढ़िया बात है, 1 नंबर आपको इसका भी मिल सकता है। तो डी और बी में से किसी का भी 1 नंबर मिल सकता है या दोनों में भी 1-1 नंबर दिया जा सकता है। ये परीक्षा पेपर बनाने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है। तो सी आपका उच्चतम सर्वश्रेष्ठ उत्तर था। बच्चों में व्यवसायिक कौशल सिखाना है। क्या करना भाई? व्यवसायिक कौशल मतलब बच्चे व्यवसाय कर सकें, बच्चे रोजगार प्राप्त कर सकें, ऐसा कौशल सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है? प्रयोगात्मक विधि, भूमिका अभिनय विधि, प्रमाणन विधि या विवेचन विधि? कौन सी विधि है जो बच्चे को रोजगार दिलाने में सहयोग करेगी? तो सबसे बढ़िया है प्रयोगात्मक विधि। क्या है? प्रयोग करके सीखने वाली विधि। यदि बच्चा प्रयोग कर करके पढ़ेगा तो उस चीज में एक्सपर्ट हो जाएगा। जैसे मान लो विज्ञान के अंदर बच्चा पढ़ रहा है और उसके अंदर वो सारी चीजें प्रयोग के द्वारा पढ़ता है, तो हो सकता है वो हवाई जहाज बनाना सीख जाए, हो सकता है वो और कोई चीज डिजाइन बनाना सीख जाए, मॉडल बनाना सीख जाए। इस तरह से उसको व्यावसायिक कौशल विकसित हो सकता है। उसके बाद यदि बात करें दूसरा नंबर, 2 नंबर देना वाला भूमिका अभिनय, इसके अंदर भी बच्चा कोई भी चीज करके सीखता है। तीसरा 1 नंबर वाला आपके प्रमाणन है, प्रमाण के आधार पर भी वो ठीक ठाक सीख जाता है। विवेचन व्याख्या है, व्याख्या के आधार पर बच्चा कुछ नहीं सीखता है, ये 0 नंबर आपको दिलाएगा। आगे हैं, एक उत्तरदायी शिक्षक की कक्षा में अनुशासन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक यदि अच्छा शिक्षक है तो वो अपनी कक्षा में अनुशासन है वो कैसा रखेगा? छात्रों को किसी भी व्यवहार का प्रदर्शन, शिक्षकों के प्रति अटूट सम्मान, छात्रों की अभिवृत्ति में उत्तम परिवर्तन या छात्रों में अधिगम को उन्नत करना। एक अच्छा शिक्षक किस तरह से अपनी बात रखता है बच्चों के बीच और किस तरह से बच्चों को शांत रखते हुए और अंत्यक्रिया करवाता है? सबसे बेस्ट आपका उत्तर होगा छात्रों की अभिवृत्ति में उत्तम परिवर्तन आ जाए। छात्र अपने आप उस शिक्षक को देखते ही सम्मान के साथ और परिवर्तित हो जाए, और यदि वो शिक्षक नहीं आ रहा है तो दूसरे शिक्षक का भी वो सम्मान करे और बात माने। ऐसा है तो 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, तो 3 नंबर आपको सी जवाब सही है आपका, उसके मिल गए। उसके बाद यदि बात करें छात्रों में अधिगम को उन्नत करना, यानी सीखने की उसकी लालसा बढ़ जाए, ये भी 2 नंबर आपको दिलाएगा। और छात्रों के किसी भी व्यवहार का प्रदर्शन है वो भी बता देता है कि इसके शिक्षक कैसे हैं। बच्चा यदि सड़क पे जाते हुए पत्थर मार रहा है तो आप देख सकते हैं कि इस स्कूल का अनुशासन कैसा होगा। बच्चे यदि कोई सड़क पर गिर गया है व्यक्ति, उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं तो भी पता चल जाता है कि उस स्कूल का व्यवहार और उस स्कूल में कैसा अनुशासन है। बच्चे सड़क पर एक तरफ चलते हुए लाइन से जा रहे हैं बाईं ओर तो भी पता चल जाता है। यहाँ सड़क पर इधर उधर कूद रहे हैं उससे भी प्रदर्शित हो जाता है, तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। शिक्षकों के प्रति अटूट सम्मान, ये भी बढ़िया बात है, होना चाहिए, लेकिन नंबर ये आपको इस सवाल के हिसाब से नहीं दिलाएगा। तो सी आपका बिल्कुल उत्कृष्ट जवाब था। अगला है, सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है। सामाजिक परिपक्वता का मतलब है समाज के अंदर बच्चा कैसे एडजस्ट होगा, कैसे वृद्धि होती है, उसकी बात करेंगे अपन। तो सबसे सही जवाब है सम्मान वृद्धि के साथ साथ, धीरे धीरे सम्मान वृद्धि के साथ साथ उसकी जो सामाजिक परिपक्वता बढ़ती जाती है। नया नया बच्चा होता है समाज के अंदर, उसका मान सम्मान नहीं होता तो वो थोड़ा कुंठित महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मान सम्मान बढ़ता जाता है समय के साथ। तो सम्मान वृद्धि के साथ साथ 3 नंबर आपको दिलाने वाला है। सामाजिक सांप्रदायिकता के साथ 2 नंबर आपको दिलाएगा। आयु में धीरे धीरे वृद्धि होती है और उसके साथ साथ उसको अनुभव मिलता है, 1 नंबर दिलाएगा। आर्थिक उन्नति, पैसों से समाज का कोई लेना देना नहीं है, 0 नंबर दिलाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। छात्रों में सहयोगात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए इनमें से विद्यालय की व्यवस्था, स्वच्छता आदि में सहायता ली जा सकती है। छात्रों में सहयोगात्मक प्रवृत्ति को विकसित करना है, उसकी व्यवस्था और स्वच्छता में क्या उसका उपयोग लिया जा सकता है? बिल्कुल, सदैव आपको 3 नंबर दिलाएगा। हाँ, हमेशा बच्चों को व्यवस्था में, स्वच्छता आदि में सहयोग लिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, छात्रों में सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। 3 नंबर। प्रायः का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी से प्रायः मतलब लगभग लगभग, तो 2 नंबर आपको दिलाएगा। कभी कभी आपको 1 नंबर दिलाएगा और नहीं आपको 0 नंबर दिलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? सामाजिक रूप से यदि व्यक्ति परिपक्व है तो उसका श्रेष्ठ लक्षण क्या होगा? क्रोधपूर्ण व्यवहार करेगा, वो संयमपूर्ण व्यवहार करेगा, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होगा या तटस्थ व्यवहार करेगा? तो संयमपूर्ण व्यवहार करेगा। यदि सामाजिक रूप से परिपक्व है तो वो जल्दी क्रोधित नहीं होगा, जल्दी निराश नहीं होगा, ये आपको 3 नंबर दिलाने वाला है। इसके अलावा बाकी वाले सारे ही मेरे को
थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं। वैसे यदि 2 नंबर मिलते हैं तो तटस्थ वाले के मिल सकते हैं और 1 नंबर इसका मिल सकता है। ये क्रोधपूर्ण व्यवहार कर रहा है तो वो सामाजिक रूप से परिपक्व हो ही नहीं सकता, 0 नंबर मिलेंगे। तो अपने को बेस्ट चुनना है, वो है संयमपूर्ण व्यवहार। तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेतृत्व का मूल आधार है। यदि आप नेतृत्व करना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, नेता का कोई जरूरी नहीं है कि सफेद पायजामा कुर्ता लगा करके नेता बने। नेता का मतलब यदि आप घर चलाना चाहते हैं तो घर का जो मुखिया होता है वो नेतृत्व करता होता है। समाज के अंदर जो पंच सरपंच होते हैं वो उसके मुखिया होते हैं, नेता होते हैं। और अन्य नेताओं को तो आप जानते ही है। स्कूल के अंदर यदि आप परेड पीटी कर रहे हैं तो आपका जो लीडर होता है वो नेता होता है। तो वो है नेतृत्व की भावना। अध्यापकों का नेता कौन होता है यदि आपको पूछा जाए तो प्रधान अध्यापक होता है, वो अध्यापकों का नेता होता है। मॉनिटर होता है, वो कक्षा का नेता होता है। तो ये नेतृत्व का मूल आधार क्या है? सामूहिक हित भावना, सेवा की भावना, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा या शक्ति संपन्न बनने की इच्छा। तो आपको पता है यदि सबसे पहले अपन बात करें तो सामूहिक हित की भावना होती है। नेता होता है वो चाहता है सबका हित होना चाहिए, वो सबका भला चाहता है। खेल के अंदर कप्तान होता है वो हमेशा आप देखते हैं, जैसे आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, क्रिकेट के अंदर जब भी चैंपियन बनते हैं वो ट्रॉफी जो नए खिलाड़ी होते हैं उनके हाथ में दे के सबसे पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती है नेतृत्व की भावना। तो सामूहिक हित ये सबसे पहला नेतृत्व का मूल आधार है। उसके बाद यदि 2 नंबर देने की बात करें तो सेवा की भावना होनी चाहिए। 1 नंबर देने की बात करें तो थोड़ा शक्ति संपन्न बनने की उनकी इच्छा होती है, प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा भी होती है। इनमें से किसी में भी 1 नंबर आपको मिल सकता है, लेकिन सामूहिक हित भावना 3 नंबर आपको दिलाएगा। सबसे बेस्ट महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण आपको मैंने दे दिया है। एक उत्तम नेता का गुण क्या है? एक अच्छे नेता का गुण क्या है? एक बेस्ट नेता कैसा होता है उसके बारे में बात करेंगे। अनुयायियों को साथ लेकर चलना, परोपकार होना, स्वार्थ सिद्ध होना या स्व सत्ता से सभी को संचालित करना। अनुयायी मतलब जो उसके समर्थक है उसको साथ में लेके चलेगा, तो 3 नंबर इसके मिलने वाले हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट नेता होगा। स्व सत्ता से सभी को संचालित करना, अपने हिसाब से सभी को चलाता है, 2 नंबर ये भी दिलाता है। परोपकारी होता है, ये भी 2 नंबर दिला सकता है, 1 नंबर ये दिलाएगा। और स्वार्थ सिद्ध है तो 0 नंबर है। स्वार्थी नेता काम का नहीं है। तो सबसे बेस्ट है वो ए आपका आंसर है और सबसे 0 नंबर दिलाने वाला सी होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 सवाल और रहे हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन बहुत ही अच्छी क्लास आपको लगेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास के प्रमुख हैं तो आप अनुशासन पर नियंत्रण कैसे करेंगे? यदि आपको विद्यालय के छात्रावास का प्रमुख बना दिया जाए तो आप अनुशासन कैसे बनाएंगे? दंडात्मक रवैया अपनाकर, सतर्क निरीक्षण द्वारा, छात्रों के साथ सामान्य संपर्क द्वारा या परिस्थितियों के अनुकूल? तो सही जवाब आपका सबसे बेस्ट क्या होगा भाई? डी होगा। परिस्थितियां कैसी है उसके अनुसार आप चल करके और सामंजस्य बनाएंगे, ये 3 नंबर आपको दिलाने वाला है। उसके बाद 2 नंबर की बात करें, छात्रों के साथ सामान्य संपर्क रखेंगे, छात्रों से दोस्ती भी रखेंगे और थोड़ी बहुत डांट फटकार लगा करके भी उनको समझाइश करके रखेंगे, तो ये 2 नंबर आपको दिलाएगा। सतर्क निरीक्षण द्वारा आप ध्यान रख करके भी सुधार करवा सकते हैं, अनुशासन रख सकते हैं, 1 नंबर आपको दिलाएगा। दंडात्मक रवैया सबसे गलत है, दंड देना किसी को गलत है, बिल्कुल 0 नंबर आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से निजी गुण शिक्षक को प्रभावित नहीं करते? कौन से जो खुद के गुण हैं वो शिक्षक को प्रभावित नहीं करते हैं, आपको बताना है। तो संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता या प्रबंध क्षमता? तो सबसे बेस्ट है दयालुता। यदि कोई दयालु आदमी है तो वो शिक्षक भले ही कितना ही दयालु है लेकिन यदि बच्चे सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो वो उसके ऊपर दया नहीं दिखाएगा, सीधी सी बात है, उसको सुधारने का प्रयास करेगा। तो ये उसको सबसे कम प्रभावित करने वाला गुण है, 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। संवेदनशीलता 2 नंबर आपको दिलाएगी, सामाजिक कुशलता 1 नंबर दिलाएगी, प्रबंध क्षमता है वो 0 नंबर दिलाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च महत्व किसको देंगे? उच्च कोटि का कक्षी शिक्षण कार्य होना चाहिए, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य होना चाहिए, उत्तम पुस्तकों का लेखन होना चाहिए, शिक्षण कार्य में पलायन होना चाहिए। सबसे बढ़िया यदि आपको पढ़ाई करवानी है तो सबसे पहले आपके पास में उच्च कोटि का कक्षी शिक्षण कार्य यानी कक्षा कक्ष के अंदर सबसे बढ़िया पढ़ाई करवानी है अध्यापक को। सबसे पहला काम 3 नंबर आपको ये दिलाने वाला है। उसके बाद यदि बात करें तो बढ़िया किताबें लिखी हुई होनी चाहिए, 2 नंबर ठीक है। और उसके बाद शिक्षण कार्य में पलायन है, ये भी गलत है। शिक्षण कार्य से आप दूर जा रहे हैं तो भी 1 नंबर आपको मिल सकता है। ट्यूशन 0 नंबर दिलाने वाला आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व कौन सा है? शिक्षण व्यवसाय के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये नहीं हो तो शिक्षण कार्य हो ही नहीं सकता, ऐसी चीज कौन सी है? आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी ही
जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो कल से शुरू हो रहे हैं, तो लाइव क्लासें हैं वो भी आपके बिल्कुल स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके अलावा सुबह शाम वीडियो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए, शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तथ्य अध्ययन में रुचि होनी चाहिए। आपका सही जवाब है वो ए है, 3 नंबर आपको दिलाएगा। उसके बाद यदि बात करेंगे तो आकर्षक व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, ये 2 नंबर आपको दिलाएगा। राजनीतिक प्रभाव और गेरुआ रंग दोनों ही शिक्षण में गलत है। गेरुआ रंग से कोई भेदभाव नहीं होता और राजनीतिक प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, ये शिक्षण को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आपको नंबर मिलने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे आज के अंतिम सवाल की ओर। अशिक्षित व्यक्ति अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण करता है। अशिक्षित यानी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो अनौपचारिक शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई नहीं लेकिन दूसरी तो उसके अंदर भी अकल होती है, वो कहाँ से प्राप्त करता है? अनुभवों द्वारा, अनुकरण द्वारा, त्रुटि प्रयास द्वारा या दंडात्मक प्रवृत्तियों द्वारा। तो सबसे ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे अनुकरण द्वारा, वो देख करके सीखता है, किसी भी काम को करते हुए देख करके वो सीख जाता है अशिक्षित व्यक्ति। 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अनुभव द्वारा भी सीख जाता है, वो एक बार गलती हो जाती है तो उसके द्वारा वो उसको पता चल जाता है, या कई साल तक उसने यदि जिंदगी जी है तो धीरे धीरे उसको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, अनुभव द्वारा हो जाएगा। त्रुटि प्रयास द्वारा, त्रुटि प्रयास का मतलब क्या है कि एक बार वो गलती कर लेगा तो दोबारा उसके अंदर अपने आप सुधार कर लेगा। ये अशिक्षित व्यक्ति वो अनौपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण कर लेता है। 1 नंबर। दंडात्मक, उसको दंड भले ही कितना ही दे दो सीखेगा नहीं। जो अशिक्षित व्यक्ति है उसको मारने पीटने से उसके अंदर ज्ञान नहीं आएगा। तो ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अनिल क्लासेज पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आए तो, और क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास इससे भी बेस्ट लेने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।